नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि iOS 26 में क्या-क्या नया है। तो कल 9 जून को iOS 26 को WWDC 2025 में पेश किया गया था और जो पहली चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं वह है इसका नामकरण कोड, यानी इसका नाम जो इस बार थोड़ा अलग और नया है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नामकरण को बदलने का निर्णय लिया है ताकि सब कुछ एक समान हो जाए और यह साल के अनुसार मेल खाए। और आप पूछ सकते हैं फिर 26 क्यों, 25 क्यों नहीं? और मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुख्य कारण ये है कि सिस्टम यानी कि iOS हमेशा हर साल आधिकारिक रूप से सितंबर के महीने में ही रिलीज किया जाता है। तो ये ज़्यादातर 2021 में इस्तेमाल किया जाएगा और 2025 में ये केवल लगभग 3 महीनों के लिए ही उपयोग में आएगा। तो मैं उस फैसले को कुछ हद तक समझ सकता हूं। और अब ये iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 और tvOS 26 है, तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है क्योंकि पहले हमारे पास macOS 15 और watchOS 11 जैसी चीज़ें थीं। उसका कोई मतलब नहीं बनता था। अब ये समझ में आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ क्या है। ये iOS 26 है, लेकिन ये डेवलपर बीटा वर्जन है। ये प्रेजेंटेशन वाले दिन ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन मैं सच में आपको इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करने की सलाह नहीं दूंगा अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यह अच्छा फैसला नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी बग्स हैं। यह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया है। यह मुख्य रूप से डेवलपर्स के लिए बनाया गया है ताकि वे ऐसी ऐप्स बना सकें जो iOS 26 की स्टाइल और फीचर्स के अनुरूप हों, जिससे थर्ड पार्टी ऐप्स और सिस्टम ऐप्स के बीच ज़्यादा यूनिवर्सलिटी हो सके। ठीक है? तो अब बात करते हैं पहले बड़े फीचर की, जो है रियल टाइम ट्रांसलेशन कॉल्स और मैसेजेस। और मैं आपको अभी ये दिखा नहीं सकता, लेकिन ये सच में काम करता है और ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। हम इसे सितंबर में देखेंगे जब हम सभी को ये अपडेट मिल जाएगा। बिल्कुल, मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि आईफोन्स के लिए आईफोन XS, XS Max और XR को अब नए iOS 26 अपडेट के साथ सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मेरे पास यहाँ XR है। मुझे लगता है ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है, ये 2018 का है। तो मुझे सच में समझ आता है कि उन्होंने नया iOS यानी आईफोन XR, XS और XS Max के लिए जारी क्यों नहीं किया या नहीं करेंगे, लेकिन आईफोन 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स को ये अपडेट मिलेगा। तो रियल टाइम ट्रांसलेशन कॉल्स और मैसेजेस वाकई में सच में बहुत शानदार है। आप जिस कॉल में हैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन आपको तुरंत दिखाई देगी और आपको ट्रांसक्रिप्शन दोनों मूल भाषा में और उस भाषा में जिसे आप चुनते हैं दिखेगी, ताकि आप वॉइस कॉल या मैसेजेस ऐप में मैसेज को पढ़ सकें। अब एक और चीज़ है जिसे लोग काफ़ी समय से मांग रहे थे iOS 18 के साथ। यहाँ मेरे पास iOS 18 है, वह है फोटोज़ ऐप। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं था और अब नया फोटोज़ ऐप थोड़ा अलग है। बिल्कुल, इसमें अभी भी ये अलग अलग टैब्स वगैरह हैं, लेकिन मुख्य लाइब्रेरी यानी आपके फ़ोन में मौजूद सारी तस्वीरें अब लाइब्रेरी टैब में हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। ये और भी ज़्यादा सहज और इस्तेमाल में आसान है और तेज़ी से नेविगेट करना भी आसान हो गया है। तो ये ज़रूर उल्लेख करने लायक है वाकई में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अभी भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और आप फिर से कलेक्शंस में जा सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आप इन्हें अलग अलग तरीक़ों से सॉर्ट भी कर सकते हैं। और फोटो ऐप के बारे में मूल रूप से इतना ही है।
अब एक चीज जो आपने शायद पहले ही नोटिस कर ली होगी, मुझे पूरा यकीन है, वह है नया डिजाइन। क्योंकि एप्पल ने एक नया, जिसे लिक्विड ग्लास डिजाइन कहा जा रहा है, पेश किया है और आप इसे ऐप आइकॉन्स में देख सकते हैं, जो अब कांच जैसे दिखते हैं। साथ ही डॉक भी अब कांच जैसा दिखता है। और फोल्डर्स आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर कैसा दिखता है। मैं बस लगभग 15 मिनट तक इसके साथ खेल रहा था, बस इसे इधर उधर घुमा रहा था। ये बहुत सुंदर है और ये वाला भी वाकई बहुत सुंदर है। ये वॉलपेपर उसके नीचे और उसके चारों ओर जो भी है उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो इसमें हल्की सी जैसे चमकदार बॉर्डर होती है। सभी एप्स में ये है। और हाँ, सच कहूं तो इसमें और भी बहुत कुछ है, आप यहां भी देख सकते हैं। और डिजाइन के साथ ये सभी एप्स में है, तो आप इसे हर जगह, जैसे कि सेटिंग्स में भी देख सकते हैं। वैसे सभी एप्स में सर्च बार को नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बेहतर है, इसे एक्सेस करना आसान है, खासकर आईफोन्स के प्रो मैक्स या प्लस वर्जन पर। अब अगर मैं कहीं भी जाऊं जहां मुझे एक स्लाइडर मिल सके, क्योंकि मुझे एक स्लाइडर चाहिए। सच कहूं तो मुझे नहीं पता स्लाइडर कहां मिलेगा। शायद वॉल्यूम में, है ना? साउंड्स और हैप्टिक्स में आप स्लाइडर देख सकते हैं। अगर मैं इसे इधर उधर घुमाना शुरू करूं तो ये लिक्विड ग्लास जैसा बन जाता है और ये वाकई बहुत सुंदर लगता है। मुझे पता है कि ये अभी थोड़ा असंतुलित सा दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये बीटा वर्जन है, तो चलिए उन्हें इसका फायदा दे देते हैं। इसके अलावा ऐप आइकॉन भी अलग हैं, और जब आइकॉन की बात आती है तो कस्टमाइजेशन का एक नया विकल्प है, जो तब आता है जब आप प्रेस और होल्ड करते हैं। iOS 18 में अगर आप प्रेस और होल्ड करते हैं तो आपके पास एडिट, कस्टमाइज और लाइट, डार्क, ऑटोमेटिक या टिंटेड के विकल्प होते हैं। तो आप ऐप का जैसे स्टाइल बदल सकते थे, है ना? अब यहाँ अगर आप प्रेस और होल्ड करते हैं, फिर एडिट, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, तो आप इसे डिफॉल्ट या डार्क पर सेट कर सकते हैं। फिर डार्क को हमेशा या ऑन्टो पर सेट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप क्लियर पर जाते हैं तो आपके पास ये एप्स क्लियर हो जाते हैं और आप इन्हें लाइट, डार्क या ऑन्टो पर सेट कर सकते हैं। और आपके पास टिंटेड वर्जन भी है, जो थोड़ा ग्लासी जैसा भी है, मैं कहूँगा। आप ह्यू और सैचुरेशन भी बदल सकते हैं। फिर आप वॉलपेपर से चुनने के लिए कलर पिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने फ़ोन के साथ कुछ गलत कर दिया, और आप लॉक स्क्रीन भी देख सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करूंगा। और जो अनलॉकिंग बटन हैं वे सच में बहुत सुंदर हैं, लेकिन हाँ, शायद अब डिज़ाइन के बारे में काफ़ी बात हो गई। मैं देख रहा हूँ कि मैंने फ़ोन को थोड़ा सा तोड़ दिया है, लेकिन हाँ, तो यहाँ आप केवल आपके पास इतने सारे विकल्प नहीं थे, चलिए ऐसा कह लेते हैं। अब अगर आप लॉक स्क्रीन देखना चाहते हैं, तो यह नई घड़ी की स्टाइल है, जिसे आप बेशक आप इसे सेट कर सकते हैं। आपके लिए इतनी लंबी घड़ी रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ऐसा सेट करते हैं, तो मैं इसे एडिट करने के लिए पासकोड डालने जा रहा हूँ। फिर ये वास्तव में डायनामिक हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, अगर आप उन्हें ऊपर स्लाइड करते हैं तो घड़ी छोटी हो जाएगी, और अगर आप उन्हें नीचे स्लाइड करते हैं तो यह बढ़ जाएगी। नाप, और आप भी इसकी ऊंचाई को अपनी इच्छा के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। आइए डन पर क्लिक करते हैं। अब एक और बात जो बताने लायक है वह है कस्टम बैकग्राउंड्स और पोल्स इन मैसेजेस ग्रुप्स में। तो मैं आपको ये अभी दिखा नहीं सकता, मैंने अभी तक इसे सेटअप नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपने मैसेजेस ऐप में ग्रुप मैसेजेस में जाएं
तो आप एक कस्टम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, है ना। और आप पोल्स भी बना सकते हैं, मतलब जैसे कि आप फेसबुक मैसेंजर या ऐसी किसी चीज़ में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। मैसेजेस में जो नया फीचर आया है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय और उपयोगी है। मैं पिछले कुछ सालों में मैसेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि ये और बेहतर हो रहे हैं। अब फ़ोन ऐप में थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है, बस इतना कि अब ये थोड़ा सा और अलग दिखता है इस टैब के साथ, और अब आपके फेवरेट्स अब अलग टैब में नहीं हैं, उन्हें कॉल्स टैब में शिफ्ट कर दिया गया है और आप यहाँ क्लिक करके फेवरेट्स को दिखाना या छुपाना सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। अब आप एक मैनेज फिल्टरिंग भी देख सकते हैं और आपके पास अननोन कॉलर्स में मूव करने का विकल्प है, जिसका मतलब है कि अनसेव्ड नंबरों से आने वाली मिस्ड कॉल्स और वॉइस मेल्स साइलेंट हो जाएंगी और अननोन कॉलर्स की लिस्ट में चली जाएंगी। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करता है और आपने यह विकल्प सक्षम किया हुआ है, तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि वे आपको कॉल कर रहे हैं जब तक कि आप खुद फोन ऐप में जाकर अननोन कॉलर्स की लिस्ट में न देखें कि किसने कॉल किया था। तो आपको इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को यह पसंद आएगा, जिनमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मुझे हर दिन बहुत सारे स्कैमर्स कॉल करते हैं। और आप इनकमिंग कॉल्स को स्क्रीन भी कर सकते हैं। आप इसे भी सक्षम कर सकते हैं, तो सेव न किए गए नंबरों से आने वाली कॉल से आईफोन के बजने से पहले और जानकारी मांगी जाएगी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। अब चलिए यहाँ अनजान कॉल्स भी देखते हैं। तो आप बस उस पर क्लिक कर सकते हैं, अननोन कॉलर्स पर, और यहाँ आपको वे सभी कॉल्स दिखेंगी जो यहाँ शिफ्ट की गई हैं। अब चलिए हम विजुअल इंटेलिजेंस पर चलते हैं, जो स्क्रीनशॉट्स पर ही काम करता है, और यह केवल उन्हीं आईफोन्स पर काम करता है जिनमें एप्पल इंटेलिजेंस मौजूद है। तो ये आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स और पूरी आईफोन 16 सीरीज पर काम करेगा, या भविष्य में आने वाले नए मॉडल्स जैसे आईफोन 17 पर भी, अगर इसका नाम बदलकर छोट पीस नहीं कर दिया गया तो ये वाकई में काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ है जो मैप्स में है, मैंने भी इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने आज ही iOS इंस्टॉल किया है। तो ये अगर आप इसे सक्षम करते हैं तो माफ़ कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट्स के बारे में बात पूरी नहीं कर पाया था। आईफोन्स पर जिनमें एप्पल इंटेलिजेंस है, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके पास विजुअल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इमेज में मौजूद चीज़ों को पहचानने का विकल्प होगा और आप उनके बारे में चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ भी। एप्पल के WWDC में इसे इस तरह पेश किया गया था कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी से यह पूछा गया था कि यह इंस्ट्रूमेंट किन किन रॉक गानों में इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है कि यह वाकई में बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं मैप्स में एक और फीचर की ओर, जिसे मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि वह मौजूद होगा अगर आप इसे सक्षम करते हैं। क्योंकि आपको इसे सक्षम करना ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास यह विकल्प होगा कि आपका आईफोन अपने आप उन जगहों को सेव कर लेगा जहां आप गए हैं। यह उसे पहचान लेगा और उन्हें सेव कर लेगा। तो अगर आप कहीं गए थे और बाद में अपने दोस्तों के साथ वह जगह साझा करना चाहते हैं और आपको उस जगह का नाम याद नहीं है जहां आप गए थे, जैसे कोई रेस्टोरेंट या म्यूजियम या कुछ ऐसा, तो आप उसे मैप्स में अपनी विजिटेड हिस्ट्री में देख पाएंगे। और दोनों ही विजुअल इंटेलिजेंस और हाल ही में देखी गई विजिटेड हिस्ट्री, ये सब कुछ डिवाइस पर ही प्रोसेस होता है। यानी कि यह सब कुछ आपके अपने डिवाइस पर ही प्रोसेस किया जाता है, जिसका मतलब है कि, और ये सब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, जिसका मतलब है कि आपके अलावा कोई भी, यहाँ तक कि एप्पल भी, उस डेटा तक पहुँच नहीं सकता। आपके अलावा कोई भी नहीं, यहाँ तक कि एप्पल भी नहीं।
ये आज की तकनीक में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि भले ही हम उन पर भरोसा करें, यह बहुत ज़रूरी है कि उनके पास उस डेटा की पहुंच न हो, क्योंकि अगर उनके पास होती और भले ही हम उन पर भरोसा करते, तब भी डेटा लीक होने की संभावना बनी रहती। तो अगर यह डिवाइस पर ही प्रोसेस होता है और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होगी और मुझे लगता है कि मैं खुद इसे सक्षम करने वाला हूं, क्योंकि जब यह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है तो मुझे भरोसा होता है कि मैं इसके साथ सुरक्षित रह सकता हूं। अब चलिए आखिरी चीज पर आते हैं, जो कि सफारी ऐप का थोड़ा सा नया डिजाइन है। अब आप देख सकते हैं नीचे अब कोई बड़ी बार नहीं है, बस आइकन फ्लो कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो अब वह वेबसाइट सच में पूरी तरह से फुल स्क्रीन पर है और आप बस, ठीक है मैं अभी कहीं चला गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप स्क्रॉल करना शुरू करते हैं ये पूरी स्क्रीन को घेर लेता है ना। यहाँ इस बार में बस एक छोटा सा हल्का सा बदलाव है, एक डिजाइन परिवर्तन, जिससे आप अपनी वेबसाइट का डेटा एक साथ और ज्यादा देख सकते हैं। और अब अंत में एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है हर बार जब कोई नया iOS वर्जन रिलीज होता है कि क्या इसे इंस्टॉल करना चाहिए। हाँ, और सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं, हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ फीचर्स पसंद न आए और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए है। नई वर्जन में हमेशा नए सुरक्षा पैच होते हैं जो आपके डिवाइस को और सुरक्षित बनाते हैं, इसलिए मैं तो नए वर्जन को इंस्टॉल न करने का विचार भी नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये विकल्प है, अगर आपका आईफोन इसे सपोर्ट करता है, तो इसे जरूर इंस्टॉल करें। बिल्कुल, आपको अपने आइकन्स को ग्लास जैसा बनाना जरूरी नहीं है। आपको हाल ही में देखे गए मैप्स फीचर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट करना बहुत फायदेमंद है ताकि आपका डिवाइस सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता सितंबर तक, जब मैं इन्हें अपने खुद के फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि आप जानते हैं यह मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। मैं अपने पर्सनल फ़ोन पर, जिसे मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूं और काम के लिए और रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल करता हूं, उस पर बीटा वर्जन नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं हर दिन निर्भर रहता हूं और मैं बस बीटा इंस्टॉल नहीं करना चाहता और मैं इसकी सलाह भी नहीं दूंगा। तो बस आधिकारिक रिलीज का इंतज़ार करें। तो मैं भी आधिकारिक रिलीज का इंतज़ार कर रहा हूं और सच में इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप iOS 26 के नए वर्जन के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी कोई भी अन्य राय साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार मिलते हैं। हमारे चैनल पर iOS 26 पे कई और बहुत सारे वीडियो भी हैं देखने के लिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं।